मैं भूत प्रेत में विश्वास रखता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनको देखा या उनकी कहानियाँ सुनी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उनको भुगता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो रीति रिवाज हमारे लिए बनाए हैं, जो नियम कायदे हमें बताए हैं, वो केवल दिल लगी में बनाए गए नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। जैसे टॉयलेट हमेशा सही जगह पर करना चाहिए, कभी भी घने वृक्ष या किसी सुनी जगह पर ऐसे ही टॉयलेट नहीं कर देना चाहिए, और अगर कभी मजबूरी में करना भी पड़ जाए तो खंखारा करके या 3 ताली बजाकर बैठ कर ही करना चाहिए। पहले के लोग कभी भी खड़े खड़े बातें नहीं किया करते थे। और अगर आपको बताऊं तो यदि किसी महिला या पुरुष की शादी तय हो गई हो, जिसे हमारे यहाँ सावा निकलना भी कहते हैं, तब अधिक सावधानी रखी जाती है। सावे का मुहूर्त अटल होता है, किसी भी कीमत पर इस मुहूर्त को बदला नहीं जा सकता। यहाँ तक देखा गया है कि यदि किसी लड़के या लड़की के घर में किसी की मृत्यु हो गई है और सावा उससे पहले आ गया है, तो उस सावे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे अनेक उदाहरण आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। हमारे आज की कहानी ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की भूता कॉलोनी की है। इस कॉलोनी का नाम भूता कॉलोनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, और भूतेश्वर महादेव मंदिर से आते समय सबसे पहली जो कॉलोनी पड़ती है वो भूता कॉलोनी ही है, इसीलिए इसका नाम भूता कॉलोनी रखा गया है। जिन लोगों को भूतेश्वर महादेव मंदिर के बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं बता दूं कि ये वो मंदिर हैं जहां पूरे ज़िले के, अपितु ज़िले के ही नहीं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ तक के लोग जिन्हें भूत पिशाच की बाधा हो, तो वहाँ भूतों को नारियल पर बिठाकर वहाँ पर छोड़ा जाता है ताकि उनकी मुक्ति हो सके। यदि आप भूतेश्वर महादेव जाओगे तो आपको ऐसे सैकड़ों हजारों नारियल मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने भूतों को बिठाकर उन्हें छोड़ दिया है। उस कॉलोनी या उस ज़िले में आपको अक्सर लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कभी भी चलो, आजा, या फिर आ जाओ, चलते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि वो जो भूत हैं बुलाने पर ही आपके साथ चल सकते हैं। तो वहाँ पर लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं कि वे ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें, अपितु चलो की जगह वदो या बदो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहानी आगे बढ़ाऊँ उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके द्वारा की गई एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी काफ़ी मदद कर देता है और आगे आने वाली स्टोरी में और मेहनत करने को प्रेरित करता है। और यदि आपके पास कोई स्टोरी है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है निर्मला की। निर्मला जैसलमेर की रहने वाली 21 साल की लड़की, जिसने अभी अभी अपने बीकॉम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं। निर्मला आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके परिवार ने उसकी शादी पास ही के शहर जोधपुर में फिक्स कर रखी है। निर्मला
काफ़ी मॉडर्न ख्यालात की लड़की है और वह आगे पढ़ना चाहती हैं। उसके साथ साथ वह काफ़ी चुलबुली और शरारती लड़की भी है। घर में सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली हैं। इसी कारण उसका स्वभाव काफ़ी चुलबुला हो गया। किसी से बात मनवाना या किसी को अपनी बात कहना उसके लिए बड़ी बात। सावा लिखने के बाद वह अपनी शादी की तैयारी के लिए, शादी की खरीदारी के लिए अपने भाई के साथ बाज़ार गई थी। शॉपिंग के दौरान उसे याद आया कि उसकी जो खास फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है, उसको तो वो न्योता देना भूल ही गई। तो उसने अपने भाई को कहा कि भाई, मैं अपनी सहेली को न्योता देना भूल गई हूँ, वो मुझे मार डालेगी। हम दोनों पक्की सहेलियाँ हैं, अगर उसको नहीं बुलाया तो वो ज़िंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। क्यों ना हम चलते समय उसको न्योता दे दें। तो मेरे भाई ने पूछा कि उसका घर कहाँ पर है, तो उसने कहा कि भूता कॉलोनी यहीं पे। भूता कॉलोनी का नाम सुनकर भाई चौंका और बोला कि उस कॉलोनी में तुम्हारा भी जाना मुनासिब नहीं है। तो उसने कहा प्लीज़ भैया, हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाएगी। ऐसा करके उसने अपने भाई को मना ही लिया। लेकिन जाते वक्त वहाँ थोड़ी हमें देर हो गई, शाम होने को आई थी। अभी 5 बज गए थे। जैसे ही हम उसके घर पे पहुँचे और बेल बजाई तो उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलने बाहर आई। उसने मुझे देखा तो एकदम से चौंक गई और वो मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या तुम में अक्ल नहीं है? तुम सावा चढ़ी हुई, तुम्हें इस वक्त बाहर घूमना नहीं चाहिए और इस कॉलोनी में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसने मुझे तुरंत अंदर खींचा और बोला जल्दी से अंदर आओ, बाहर घूमना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो मुड़कर उसने कहा कि क्या आंटी, आप भी इन सब चीज़ों में विश्वास करती हैं? खैर, हमने उनको न्योता दिया और वापस घर को निकल रहे थे तो आंटी ने कहा कि अभी जाना मुनासिब नहीं है, सुबह को जाना। लेकिन हमने कहा अभी तो 5 ही बजे हैं, थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। तो हम वहां से निकल गए। रास्ते में हम एक्टिवा पर थे। रास्ते में गड्ढे बहुत थे और रात भी बहुत होने को आई थी। तभी एकदम से एक स्कॉर्पियो वाला हाई बीम में लाइट किए हुए हमारे पास से गुजरा। उसकी लाइट से भैया की आंखें चौंधिया गई और उनका बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही मेरी कोहनी में थोड़ा लग गई, खरोच आ गई और उससे खून निकलने लगा काफ़ी, और मेरा काफ़ी खून वहाँ पर गिर भी गया। लेकिन हम दोनों भैया और मैं हॉस्पिटल चले गए और हमने वहाँ पर पट्टी करवाई। मैंने भैया से कहा भैया, घर वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम गिरे थे, वरना वो बातें बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या कहेंगे, हमें डांट भी पड़ेंगे। वैसे भी उन्होंने हमारे बाहर आने पर हमको मना भी किया था, लेकिन हमारी जिद के कारण हम आए और ये दुर्घटना हुई। तो भैया भी मान गए। मैंने अपने ज़ख्म को अपने चुन्नी से ढक लिया था ताकि किसी को दिखे नहीं, और वो मुझे तो एक मामूली सा जख्म ही लग रहा था। तो मैंने सोचा ये तो 1-2-4 दिन में भर जाएगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। खैर, हम वापस घर आ गए और हमने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। 2 या 3 दिन बाद उसने देखा कि उसका जो जख्म है वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा और उसमें सड़ने सा लगा है और लग रहा था जैसे कि ये कोई सड़ाहन है, अंदर से रस्सी पड़ रही थी। और मैंने ये सब देखा तो मुझे पहले तो लगा कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन मेरी तबीयत अब थोड़ा सा बुखार आने लगा और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी।
मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, लेकिन सुबह दिन को मेरे को नींद आती थी। मैं रात भर जागती और दिन भर सोती रहती, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। उसकी हरकतें उसकी मम्मी नोट कर रही थी और काफ़ी दिनों से उनको उनके व्यवहार में काफ़ी फ़र्क लग रहा था। एक रात उनको सोते सोते प्यास लगी। वह उठी और जग से पानी पीना चाहा, लेकिन जग में पानी नहीं था। तो उन्होंने सोचा किचन में से ले लेती हूँ। जैसे ही वो किचन में पानी लेने गई और पानी लेकर के जब वापस आ रही थी तो एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा तो वह आवाज़ ऊपर से आ रही थी, छत पर से। जब उन्होंने जाकर के देखा तो वहाँ पर निर्मला खड़ी थी और वह कुछ फुसफुसा रही थी, मानो किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तो उन्होंने निर्मला को आवाज़ दी। जैसे ही आवाज़ दी वो मुड़ी एकदम से, और जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर जाकर सो जाओ। तो वो बोली कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अपने कमरे में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो। तो वो अंदर चली गई। अगली सुबह जब हुई तो उसकी मम्मी बताती है, रसोई में से एक काफ़ी दुर्गंध सी आ रही थी, जैसे कि कोई सड़ा हुआ मांस वहाँ पर पड़ा हो। देखा, और जब देखा सभी चीज़ों को हटाकर, तो वहाँ पर एक चूहा इस तरह मरा पड़ा था जैसे मानो कोई बिल्ली उसे लेकर आई हो खाने के लिए, लेकिन उसका पूरा ऐसे छिटा हुआ था। फटी फटी चूहे की लाश पड़ी थी। उसकी मम्मी ने ये देखा तो उनके मन को काफ़ी खटका और उनके मन में शंका पैदा हुई, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से वो बता रहे थे कि पिछले 3-4 दिनों से कभी कबूतर मिलता था तो कभी चूहा, कभी कबूतर, कभी रसोई में तो कभी छत पर, ऐसे इनकी लाशें मिलना शुरू हो गई थी। शादी वाले घर में ऐसे चूहे और कबूतरों का मरना शुभ नहीं माना जाता था। और उधर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। दिन प्रतिदिन मैं और भी ज़्यादा बीमार पड़ रही थी। सारे डॉक्टरों को बता दिया, सारी जांचें भी करवा दी, लेकिन जांचों में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो घर वालों को चिंता हो रही थी कि इसकी शादी अब 15-20 दिन बचे हैं और ये अभी से बीमार पड़ गई है और की तारीख नज़दीक आ रही है। खैर, अगले दिन जब हम घर में मैं सो रही थी, तो मुझे एकदम से आभास हुआ जैसे कोई कब से मुझ पर टकटकी लगाए नज़रें जमाए हुए हैं और वो मुझे एक टक देखे जा रहा है। ऐसे ही मैं खड़ी हुई और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद मेरे मन का कोई वहम था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। ऐसा लगभग मुझे रोज़ लग रहा था जैसे कोई मुझे ऐसे एक टक देखे जा रहा हो। इतने में मम्मी ने घर में जोत जलाई। सुबह की आरती के वक्त जब सब भजन कीर्तन गा रहे थे तो मेरा मन भी कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मेरे शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि मुझसे बेड से उठा भी नहीं जा रहा था। आरती समाप्त होने के बाद मम्मी घर में गंगा जल का छिड़काव कर रही थी, क्योंकि उन्हें इतने दिनों से जो वो चूहे वगैरह दिख रहे थे, तो उन्होंने सोचा एक बार गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं। तो वो पूरे घर में करके आई। जब मेरे कमरे में आई छिड़काव करने, तब मैं सो रही थी और जैसे ही उन्होंने गंगा जल का छिड़काव मेरे ऊपर, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे ऊपर तेजाब छिड़क दिया हो या तेजाब फेंक दिया हो। जहाँ जहाँ मेरे वो गंगा जल के छींटे पड़े थे, वहाँ मुझे इतना दर्द हुआ जैसे वो चमड़ी वहाँ से जल गई हो। ये देखकर मम्मी ने मेरे ऊपर और छींटे लगाए, तो मेरी चीख निकल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी।
मुझे चिल्लाता देख मम्मी एकदम हक्का बक्का रह गई। तभी घर के सारे सदस्य मेरे कमरे में आ गए। भैया ने पूछा क्या हुआ, तो मम्मी ने कहा कि मैं तो बस गंगा जल छिड़क रही थी और ये ऐसे चिल्ला रही है। इतने में सब पूछने लगे क्या हुआ। तो मम्मी ने अपने लोटे से गंगा जल को हाथ में लिया और ज़ोर से मेरी तरफ फेंका। तो वो मेरे जब लगा तो वो एकदम से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज़ एकदम से चेंज हो गई, जैसे कि वो कोई और ही शख्स हो। उसकी आवाज़ भारी हो गई और वो चिल्लाने लगी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसे कोई पुरुष बोल रहा हो। भारी आवाज़ के साथ उसने कहा तुम ये सब करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसको मैं साथ लेके जाऊंगा और तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। ने इसका सावा तो निकाला है, लेकिन इसकी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी और मैं इसको अपनी दुनिया में ले जाकर रहूँगा। तुम चाहे कितना भी कर लो, अपना जोर लगा लो, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये सब सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। तभी वह आई और सबको धक्के देकर घर से अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा बंद करके वापस सो गई। तभी घर में मातम सा पसर गया। शादी को अभी 10 दिन बाकी है और इसके ऊपर तो कोई शैतान आ गया है। और अगर ये इसके साथ में इसकी अगर शादी हो गई, क्योंकि सावे को अब बदला नहीं जा सकता, वो लिखा जा चुका है। और अगर इस हालत में इसकी शादी हुई है और कहीं ये जिन या जो कोई भी भूत है अगर इसके साथ में इसकी शादी हो गई, निकाले बगैर अगर इसकी शादी हो गई, ये ताउम्र इसके साथ रहेगा और ज़िंदगी भर इसको जीने नहीं देगा। उन्होंने काफ़ी काफ़ी जो होते हैं ना तांत्रिकों वगैरह को बताया, लेकिन कोई भी उसका पक्का इलाज नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं वह उन सब से हार के ही जा रहा था। घर में अगर हम कुछ भी बात करते, मम्मी बताती है कि घर में अगर कुछ भी बात करते तो उसको पहले ही पता चल जाता। जैसे कि यदि कोई मंदिर जाने की बात होती तो वो पहले, और हम उसके पास जाते तो वो पहले ही कह देती कि उस मंदिर में तुम ले जाकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे उस मंदिर में ले जाना चाहते हो। जबकि वो तो काफ़ी दूर बैठी थी, वो अपने रूम में थी। इस घर में जो भी बात कर रहे थे तो उसको मालूम चल रहा था कि क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही, किस मंदिर जाने की बात कर रहे हैं, किस बाबा को बुलाने की बात कर रहे हैं। ये सब अगर जब हम बात करते, उसके घर वाले जब वो बात करते, प्लानिंग करते, तो उसको पहले से ही पता चल जाता। और जब उसको कहीं मंदिर ले जाने के लिए आगे बढ़ते तो वह इतनी दुबली पतली होकर भी किसी को भी हाथ नहीं आ रही थी। 2 से 3 जने लोगों को भी वह धूल चटा दे रही थी और उनको वापस खदेड़ रही थी कि मुझे नहीं जाना। वो विकराल रूप हो गया था वह एकदम से खुद के मुंह नोचने का प्रयास करती, कभी अपने हाथों में ऐसे, अपने नाखूनों से ऐसे खून इतना ज़ोर से खरोचती कि खून निकल आए। ये सब देख करके उनको पता चल गया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। लेकिन वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जब भी वह घर में कोई बात करते आपस में तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा था कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जिले में जितने भी तांत्रिक थे उन सबको उन्होंने बारी बारी बता दिया, लेकिन उसको सब पहले ही पता चल जा रहा था कि वो तांत्रिक क्या है, कौन है, कहाँ का है। तो ये सारे तांत्रिक हार मान चुके थे। 10 दिन बाद उसकी शादी है और अभी उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसके पापा अपने ऑफिस में अपने दोस्त को ये बात बता रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, या फिर मेहंदीपुर बालाजी के एक तांत्रिक हैं जो कि काफ़ी पहुँचे हुए हैं और अभी वह मेहंदीपुर बालाजी में नहीं रह कर के अभी वह पुष्कर में रहते हैं। पहले वह पुजारी रह चुके थे मंदिर में, लेकिन अभी वह वहाँ से
निकल करके पुष्कर के घाट पर रहते हैं। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उनको फ़ोन करा, क्योंकि इस बार उसको पता नहीं चला। क्योंकि वह जो मतलब उसके जो पापा थे वह शहर से बाहर थे। वहाँ पर उनको मिला था, वो मिले थे वे अंकल पापा के फ्रेंड, वो उनको गांव मतलब ये जो शहर है जैसलमेर से बाहर मिले थे। तो उन्होंने मतलब यदि घर में कोई बात करते हैं तो उसको पता चलता था, लेकिन बाहर जब बात करते थे ना तो उसको पता नहीं चलता था, मतलब वो जो भूत था उसको। ये कहकर उन्होंने चुपचाप से उनको फ़ोन किया और उनको सारी बात बता दी। तो उनको बात बताई। गुरुजी ने कहा, मैं 3 दिन तक यज्ञ में बैठूंगा और शादी से मात्र 5 दिन पहले तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुम्हारे जैसलमेर तुम्हारे गांव आऊँगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 3 दिन यज्ञ किया। 3 दिन यज्ञ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसे तो इसको पकड़ना ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि तांत्रिक अगर उसको मतलब निकालने के लिए आता था तो वो पहले ऐसे कुछ करता था कि उसकी बॉडी से निकल कर किसी दूसरे की तीसरे की ऐसे करके क्या है कि वो मतलब भाग जाता था, और जैसे ही वो तांत्रिक जाता था तो वो वापस उसके ऊपर हावी हो जाता था, समझे। उन्होंने ये सोच लिया कि उसको पहले बांधना पड़ेगा, तो उन्होंने यज्ञ किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो एक गांव है, जो वो भूतेश्वर महादेव मंदिर है, उसको पहले उन्होंने बांधा अपने मंत्रों से, उसकी 4 दीवारी को बांधा। जैसलमेर जो उनका जो शहर है उसको बांधा। जैसलमेर शहर बांध करके उसका जो वो कॉलोनी थी, उसकी जो पाड़ा बोलते हैं, उस पाड़े को बांधा। पाड़े को बांधने के बाद में अपने मंत्रों से उसके घर को बांधा। उसके घर को बांधने के बाद में उसके कमरे को बांधा। उसके कमरे को बांधने के बाद में उसके बेड पर जिस बेड पर वो सो रहा था उस बेड को बांधा। उस दौरान वो पंडित यहाँ जैसलमेर में नहीं था, वो पंडित पुष्कर बैठे बैठे उसने ये सब उसने बांध दी। मतलब पुष्कर बैठे बैठे उसने पहले जैसलमेर को बांधा। जैसलमेर के बाहर आया, बाहर आकर उस पाड़े को बांधा, मतलब उस जो इलाका है ना, जो इलाका, उस इलाके को बांध के उस कॉलोनी को बांधा। उस कॉलोनी में उस घर को बांधा, और उसके बाद में उसके घर के बाहर आकर के उसके रूम को बांधा, और उस रूम के बाहर आकर के उसके जो बेड है उसको बांधा, ताकि वो कहीं बाहर भाग ना पाए, मतलब कहीं जा ना पाए। बेड को बांध दिया और सबको बोल रखा था कि उसके कमरे में कोई नहीं जाएगा। तब बेड को बांधा तो तब उसको पता चला, भूत जो जिन था ना, उसको पता चला कि कोई आ गया है और उसने अब बांध दिया, अब मैं कहीं जा तो नहीं सकता, ठीक है। आया वो अंदर, ठीक है, अंदर आया और वो मतलब ये कहने लगा कि मैं इसको मार दूंगा, इसको साथ लेके जाऊंगा, अभी इसको मार दूंगा। तुमने मेरे को बांधा कैसे, मेरे को खोलो वरना मैं इसको बांध दूंगा। तब वो जो तांत्रिक था, जो महाराज थे, उन्होंने कहा अब तू कुछ भी नहीं कर सकता मेरे सामने की बात, मतलब उसने बोला कि अब तू कुछ भी नहीं कर सकता, ये सोच मेरे सामने अभी तू बन चुका है, ठीक है, अभी तू इसको कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता, तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं, अभी मैं नहीं जाऊँगा और इसको लेकर ही जाऊँगा, इसकी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी, वरना इसकी शादी मैं होने नहीं दूंगा, ये अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो फिर उस प्रेत को बिठाया और उसके साथ बातचीत करते हुए उनको पता चला, तो उन्होंने पूछा उनसे कि तूने इसको कैसे पकड़ा और क्यों पकड़ा। तो उसने वो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। तब उन महाराज ने वहाँ पर चौकी लगाई, मतलब जो यज्ञ का होता ना, तो उस रूम में ही उन्होंने वो यज्ञ लगाया। बालाजी महाराज है उनको स्थापित किया और घट पर, ठीक है, और यज्ञ करके उसको बालाजी महाराज किया, मतलब कि बालाजी महाराज का वो मतलब उनका इष्ट था, तो उन्होंने बालाजी महाराज को वैसे हाजिर नाजिर मान कर ऐसे बात करने का स्टार्ट किया। तब उसको अब बालाजी महाराज के सामने उसको बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि तूने इसको क्यों पकड़ा और कैसे पकड़ा। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे मतलब इसकी सहेली को न्योता देने के लिए भूता कॉलोनी आई थी, और उस कॉलोनी के भूता कॉलोनी में उस सहेली के पेड़ के पास में ना, घर के पास में एक पेड़ है जो मतलब कि एक मतलब पीपल का पेड़ है। आते टाइम जब वो आ रही थी उस टाइम मैंने इसको पकड़ना चाहा, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया,
क्योंकि उसके पास में कोई कटार बांधी हुई थी। लेकिन जब ये वापस जा रही थी और एक्टिवा पर बैठी हुई थी तो वो बैठे बैठे बोली कि तुझे आना है। अपनी सहेली को बोल रही थी कि तुझे आना है, ज़रूर ज़रूर आना है, तुझे और पूरे परिवार के साथ में आना है। तो अभी से मैं इसके साथ हूँ और इसको बनाया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बनाया है, तो उसने बोला मेरी प्रेमिका है और मैं इससे प्रेम करता हूँ और इसको मैंने वाइफ बना कर रखा, मतलब अपनी औरत के रूप में रखा है। तो उसने कहा कि तो तू अभी इसको छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो या तो तेरे को मतलब यहाँ पर भस्म कर दिया जाएगा बालाजी महाराज की यज्ञ में, या फिर इसको छोड़कर चला जा। तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर होगा तो हम दोनों साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने उसको वचनों में बांधा, मतलब वचनों में होते हैं ना कि वचनों में बांधते हैं मतलब भूतों को, ठीक है। तो ऐसे करते करते उन्होंने ऐसे बात करते घुमाते घुमाते उसको वचनों में बांध करके कि भाई उससे वचन लिए कि तेरे को क्या चाहिए, क्यों पढ़ा, मतलब ऐसे पोटाया उसको, ठीक है। तो पोटाते मतलब उसको एक शर्त रखी कि भाई उसने कहा कि तू जो बोलेगा तांत्रिक मैं वो तेरे लिए कर सकता हूँ, तो जो बोलेगा मैं वो कर लूँगा, उसके बदले में मुझे ये लड़की चाहिए। तो तांत्रिक भी होशियार, तो उसने बोला ठीक है, अगर मैंने जो बोला तूने अगर वो कर लिया तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो उसने शर्त मंजूर कर ली। तो उस तांत्रिक ने कहा कि इस बोतल के अंदर जा कर के वापस आना है, मतलब एक बोतल निकाली उसने और उसने बोला कि इसमें जाना है और जा कर के वापस आना है। तो उस जिन ने भी उसमें हाँ भर ली कि चलो ठीक है, मैं जाके इसमें और वापस आ जाऊंगा। तो उस तांत्रिक ने बोली कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तू सच में गया है या नहीं गया है। भाई होता है ना कि भाई मुझे क्या पता चला, वो तो कोई दिक्कत तो है नहीं, भूत है प्रेत है, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तू उसके अंदर कब है। उन्होंने कहा कि कोई हेला नहीं बता, मतलब निस्सा नहीं बता कि तू इसके अंदर, मैं कब मानूं कि तू इसके अंदर रहेगा। तब उसने एक जार के तरफ इशारा करा और बोला जब ये नीचे गिरेगी तो अब समझना कि मैं इसके अंदर चला गया हूँ। तो उन्होंने देखा तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मतलब वो जार थोड़ी देर में ये बात मतलब हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो जार जैसे ही ऐसे गिरने वाला था, ऐसे हिलकने लगा, और जैसे ही वो गिरने वाला था और जैसे ही वो गिरा तो वैसे ही तांत्रिक ने क्या किया कि उसके पास में एक ढक्कन था। तो जैसे ही गिरा तो उसने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, वो जो अभिमंत्रित ढक्कन होता है ना, वैसे ही उसने उसके ऊपर वो ढक्कन लगा दिया। तो वो जो गिलास थी तो वो अभिमंत्रित थी और उसके ऊपर ढक्कन था। तो अब क्या हो गया, वो उसके अंदर कैद हो गया और उसको पकड़ लिया। और उस तांत्रिक ने बोला कि अब इसको मतलब वहाँ भूतेश्वर महादेव में छोड़ कर आ जाऊँगा। तो उसके पापा जो थे, उसकी दादी जो थी, और उसने कहा कि मतलब अब इसको कभी भी उस इलाके में मत भेजना, मतलब वो जो इलाका है ना उसमें अगर वापस भेजा और अगर अनोनीवश अगर ये वापस जल गई तो मतलब अब की बार इसको बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार तो अपन ने इसको धोखे से पकड़ लिया, अगली बार इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसकी दादी ने कहा कि ऐसा नहीं करना है उसको, मतलब वहाँ पर नहीं है, इसको मुक्त करो, मतलब इसको यहाँ से लेके चले जाओ, मतलब इसको मुक्ति, ऐसा कोई काम करो कि इसको मुक्ति मिल जाए, ठीक है। मतलब रहती है, पता नहीं जैसलमेर में ही है, ठीक है, अब पता नहीं कभी चली जाए या किसी के साथ में ये आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे कि ये इसकी मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उसको लेकर के वो चले गए उधर, मतलब क्या नाम, तो उन्होंने बोला कि इसको ना मतलब ऐसा करना है। तो उन्होंने बोला कि इसकी मुक्ति कराने के लिए इसको गया जी में डालना पड़ेगा। गया जी में बोला कि गया जी गया, उसके बाद में वो ये वापस नहीं आ सकता, वहाँ से ये वापस नहीं आएगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो गुरुजी और उसके पिता और उसका भाई वो गाड़ी करके गए गया जी, और गया जी जा कर के वहाँ पर मतलब इसका पिंडदान वगैरह करके उसकी मुक्ति करवाई। उसके बाद में उसकी मतलब वो लड़की वो वापस आए और उस लड़की की शादी करवाई। तो ये सब कहानी है। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी।
और अगर ऐसी रियल स्टोरीज़ आपको और सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी किस्से के साथ।